हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्सा क्लासेस। आज हम रक्त या ब्लड के बारे में देखेंगे और समझेंगे और इसके बहुत ही शानदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में लिखकर लाए हैं। तो देखते हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं, किस किस से मिलकर ब्लड बना होता है। इससे पहले के नेक्स्ट जो टॉपिक्स है और साइंस के, वो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ जा कर के जो है और साइंस के ऐसे ही बेहतरीन नोट्स जो है ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। उत्तक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। तो जो होता है एकल, ये क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। रक्त का अध्ययन की बात करें तो रक्त का अध्ययन जो है वह हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस या फिर हीमोजेनेसिस हीमेटोजेनेसिस कहा जाता है, यानी कि हीमोपोइसिस कह दे या फिर हीमोजेनेसिस कह दे। अब बात करें कि रक्त का रंग कैसा होता है। नीला होता है, काला होता है, लाल होता है। तो रक्त का जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है। ठीक है, और वो हम आगे पढ़ेंगे कि रक्त का जो रंग होता है वो लाल किस कारण से होता है। रक्त का पीएच जो होता है वह 7.4 यानी हल्का क्षारीय होता है। इसके बाद रक्त कोष या ब्लड बैंक जो है वह प्लीहा या स्पिन को कहा जाता है। स्पिन या प्लीहा को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि रक्त वाहिनिका में रक्त को जमने से रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो हिपेरिन जो होता है वह रक्त को जमने से रोकता है, और हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत के अंदर होता है। इसके अलावा रक्त कोष या ब्लड बैंक में रक्त को जमने के से रोकने के लिए रक्त में सोडियम साइट्रेट या डेस्ट्रिन मिलाकर 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, जो कि लगभग 30 से 40 दिनों तक सुरक्षित रख सकता है ब्लड को। तो हमारी रक्त वाहिनियों में तो हिपेरिन ब्लड को जमने से रोकता है, और इसके अलावा रक्त बैंक के अंदर सोडियम साइट्रेट या डेस्ट्रिन मिलाकर 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर हम ब्लड को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद हम रक्त के घटक देखते हैं कि रक्त जो है वह दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा जो कि 55% होता है, और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं जो कि 45% होता है। अब रक्त कणिकाएं क्या होती है? रक्त कणिकाएं जो है वह 3 प्रकार की होती है। RBC यानी लाल रक्त कणिका, WBC यानी श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। अब हम इनके बारे में डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? ये रक्त का तरल भाग होता है और 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा का रंग जो होता है वह हल्का पीला कलर का होता है। प्लाज्मा में वर्णक कौन सा पाया जाता है? बिलीरुबिन वर्णक होता है। प्लाज्मा में जो है वह 90 से 92% जल होता है, 7 to 6% प्रोटीन होता है, और शेष कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक, अकार्बनिक और प्रोटीन जो है वह प्लाज्मा में 4 प्रकार के प्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से हैं? पहला है एल्बुमिन, फिर दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिन जो है वह सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित प्रोटीन है, यानी कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन है रक्त के अंदर वह कौन सी है? एल्बुमिन है, जो कि क्या करती है? प्रासनी दाब को नियमन या कंट्रोल करने का काम करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती हैं। इसके दूसरे आती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है वह एंटीबॉडी का निर्माण करती है। 3 प्रकार के एंटीबॉडी जैसे अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, 3 प्रकार के क्या होते हैं? ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। अब जो गामा प्रोटीन है वह फिर से 5 प्रकार के होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी और इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जे। ए जो होता है वह माँ के दूध के अंदर पाया जाता है, IgA। एंटीबॉडी जो IgM होती है वह प्रथम उत्पादित एंटीबॉडी होती है, और सबसे शक्तिशाली एंटीबॉडी की बात करें तो IgM होती हैं। IgD जो होती है वह चोट के समय बनने वाली एंटीबॉडी होती है, यानी जब चोट लगती है शरीर में तो सबसे पहले एंटीबॉडी बनती है IgD। IgE जो है वह एलर्जी के समय बनती है, एलर्जी के
बनती है। जब भी एलर्जी होती है तो IgE एंटीबॉडी हमारी सुरक्षा करती है। IgG ऐसी एंटीबॉडी है जो कि एकमात्र एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा के द्वारा मदर से किस में आती है, बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होती है। वो कौन सी एंटीबॉडी है, IgG है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है। जैसे रक्त के अंदर से यदि हम प्लाज्मा निकाल दें, रक्त में से क्या निकाल दें, प्लाज्मा, तो क्या बच जाता है, हमारा रक्त कणिकाएं बच जाती है। क्योंकि रक्त किससे मिलके बना होता है, रक्त जो है दो प्रकार से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा से, प्लाज्मा, और दूसरा किससे, रक्त कणिकाओं से। ठीक है, रक्त कणिकाओं से। अब इसमें से हम कणिकाएं निकाल दें तो क्या बच जाएगा, प्लाज्मा बच जाएगा, और प्लाज्मा निकाल देंगे तो क्या बचेगी, रक्त कणिकाएं बचेगी। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि रक्त में से अगर हम प्लाज्मा निकाल दें तो रक्त कणिकाएं बचती है, और रक्त में से अगर रक्त कणिकाएं निकाल दे तो प्लाज्मा बचता है। और प्लाज्मा के अंदर से यदि हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो निकाल दें तो क्या बनता है, सीरम बनता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अक्सर पूछा जाता है सीरम क्या होता है। तो सीरम जो है प्लाज्मा के अंदर से यदि हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दे तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। दूसरी सेल्स आती है हमारी रेड रक्त कणिकाएं। दूसरा पार्ट हम देखेंगे रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स क्या होती है, यह रक्त का 45% भाग और ठोस भाग बनाती हैं। रक्त कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा को हीमेटोक्रिट कहते हैं। कुल रक्त कणिकाओं में 99% तो RBC की मात्रा होती है और 1% जो है WBC और प्लेटलेट्स बनाते हैं। यानी कि WBC और RBC के अनुपात की बात करें तो 600:1 का रेशो होता है। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं, फर्स्ट हमारा आता है RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं। RBC को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका जीवन काल जो है वह 120 दिन का होता है। निर्माण की बात करें तो RBC का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण देखें तो भ्रूण अवस्था में RBC जो है वह प्लीहा के अंदर बनती हैं। RBC का कब्रिस्तान की बात करें तो वो भी प्लीहा ही होता है। RBC का आकार जो है वह उभयावतल यानी बाई कॉनकेव होता है, जबकि ये नॉर्मल स्टेज के अंदर तो कैसा होगा कि उभयावतल होता है। लेकिन जब इसमें अनुवांशिक रोग, कौन सा, सिकल सेल एनीमिया, कौन सा रोग हो जाता है यहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है तो RBC का आकार जो है वह हंसियाकार हो जाता है। कौन सा आकार हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। RBC में वर्णक हीमोग्लोबिन, कौन सा वर्णक है, RBC में हीमोग्लोबिन है। इसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो हमने देखा था रक्त कैसा होता है, लाल कलर का होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब बात करें कि RBC में धातु कौन सी पाई जाती है, तो आयरन यानी लोहा इसमें धातु पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त है उसका रंग लाल होता है। इसकी मात्रा जो होती है, मेल की बात करें तो लगभग 14 से 18 ग्राम पर 100 ml ब्लड में देखी जाती है, होनी चाहिए, और फीमेल में लगभग 12 से 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड में होनी चाहिए। मापन की बात करें तो मापन जो है वह हीमोमीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है। किसके यंत्र के द्वारा, हीमोमीटर के द्वारा मापन किया जाता है। बात करें हीमोग्लोबिन का रंग तो हीमोग्लोबिन जो है वह बैंगनी रंग का होता है। यह एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है। बात करें एक हीमोग्लोबिन कितने का, 4 ऑक्सीजन अणु का क्या करता है, परिवहन करता है। नेक्स्ट है RBC की संख्या कितनी होती है, तो RBC लगभग मेल में 50 से 55 लाख पर mm³ होती है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में लगभग 40 to 45 लाख पर mm³ होती हैं। इसके बाद हम RBC का मापन देखते हैं।
एरिथ्रोसाइटोमीटर या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी का मापन किया जाता है। इसके बाद देखें तो आरबीसी में कोशिका विभाजन एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। अगर केंद्रक एब्सेंट होगा तो डीएनए नहीं होगा, और डीएनए केंद्रक एब्सेंट होने के कारण कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्योंकि केंद्रक नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा, और नहीं होगा तो इसमें विभाजन नहीं होगा। लेकिन इसका अपवाद है कि ऊंट और लांबा में जो है वह केंद्रक पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, प्रदवी जालिका नहीं पाई जाती है, जिससे यह ऑक्सीजन के परिवहन के लिए अधिक स्थान प्रदान करने और स्वयं द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग को रोकने के लिए एक अनुकूलन है। यानी इसका मतलब है कि आरबीसी में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, इसके जिससे ऑक्सीजन परिवहन के लिए जो है अधिक स्थान मिल जाता है, आरबीसी के अंदर अधिक जगह मिल जाती है, और वह बहुत सारी ऑक्सीजन को एक साथ ट्रांसफ़र कर सकती है, और इनके द्वारा स्वयं ऑक्सीजन का यूज़ भी नहीं लिया जाता है, जिससे भी क्या होता है, अधिक बेस्ट तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई आरबीसी कर सकती हैं। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण अनोक्सी श्वसन होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो श्वसन कैसा होगा? अनोक्सी श्वसन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है। अधिक अम्ल कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल बनता है। आरबीसी में ईआर नहीं होने के कारण कंकाल प्रोटीन व वसा का बना होता है, जिसे स्ट्रोमेटिन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे बड़ी आरबीसी की बात करें तो सबसे बड़ी आरबीसी जो है उभयचरों में होती है, यानी एम्फीबिया में पाई जाती है। सबसे छोटी आरबीसी जो है वह कस्तूरी मर्ग में देखने को मिलती है। इसके बाद देखें तो आरबीसी की अधिकता से रोग, तो आरबीसी की जब बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। और आरबीसी की कमी से जो है वह एनीमिया रोग हो जाता है। इस प्रकार हमने पूरे आरबीसी को देख लिया है कि आरबीसी क्या होती है, कैसे उसका आकार होता है, क्या क्या सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, उसकी अधिकता से कौन से रोग होते हैं। इस प्रकार हमने आरबीसी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड देखते हैं डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका है। इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इनका जो जीवन काल है वह 4 से 5 दिन का होता है। निर्माण जो है वह अस्थिमज्जा के अंदर होता है। आकार इनका अनिश्चित होता है, अर्थात कोई फिक्स आकार नहीं होता है, कैसे भी आकार की हो सकती है। इस कारण इन्हें अमीबॉइड सेल भी कहा जाता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इनकी जो संख्या होती है वह लगभग 8,000 से 11,000 पर mm³ होती हैं। अब देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ना, यानी जब डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाती है तो उसे ल्यूकोसाइटोपीनिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए तो डब्ल्यूबीसी के कार्य क्या है। डब्ल्यूबीसी का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नियंत्रण करना है। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक भी कहते हैं। सामान्यतः संक्रमण के समय डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है, लेकिन एचआईवी जैसे रोगों में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। यानी हम बात करें तो सामान्यतः कोई भी हमारे डिजीज होती है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन एचआईवी एड्स जैसे रोग होते हैं उनमें डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी के प्रकार की। डब्ल्यूबीसी जो होती है वह कितने प्रकार की होती हैं। तो जनरली बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है वह 2 प्रकार की होती है। एक कणिका में होती है और एक अकणिका में होती है। कणिका में जो होती है वह फिर से डिवाइड होने पर 3 प्रकार की देखी जाती है। एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल जो होती है वह 4% होती है। बेसोफिल जो होती है डब्ल्यूबीसी का 1% बनाती है, और न्यूट्रोफिल जो होती है वह सबसे अधिक मात्रा में 65 से 70% पार्ट बनाती हैं। इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की ये शेप बताई गई है। अब एसिडोफिल जो होता है उसमें
एसिडोफिल अभिरंजन, इओसिनोफिल अभिरंजन के कारण जो होता है ये एसिड नेचर की होती है, एसिडोफिल कहा जाता है। और इसका कार्य है एलर्जी से सुरक्षा करती है। एसिडोफिल क्या करती है? एलर्जी से सुरक्षा देती है। बेसोफिल जो होती है वह सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, यानी 1% होती है। ये क्या करती है? हिस्टामिन व सीरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है, यानी जो हिस्टामिन होता है वो भी एलर्जी से संबंधित है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है बेसोफिल। इसके बाद हम देखें तो न्यूट्रोफिल आती है, और न्यूट्रोफिल जो है वह सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित डब्ल्यूबीसी होती है, जो क्या करती है? भक्षाणु और रोगाणुओं से सुरक्षा करने का काम करती हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर अकणिका में की बात करें तो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होती है वह 4 से 8% भाग बनाती है, और लिम्फोसाइट 20 से 25% भाग बनाती है। मोनोसाइट में एक सिंगल सेल होती है जो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। मोनोसाइट क्या होती है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। ये मृत कोशिकाओं को नष्ट करती है, यानी जो हमारी सेल के अंदर जो डेड सेल हो जाती है, मर जाती है, उन कोशिकाओं को नष्ट कर वहाँ से हटाने का काम करती है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है वह सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। ये एंटीबॉडी निर्माण करके रोगों से सुरक्षा करती है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार के लिम्फोसाइट हमारे बॉडी के अंदर होती है, जो कि एंटीबॉडी निर्माण करके रोगों से सुरक्षा करने का काम करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब तीसरा नंबर पे आता है हमारा प्लेटलेट या बिम्बाणु। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। जीवन काल जो होता है इसका लगभग 6 से 7 दिन होता है। इसका निर्माण जो है अस्थिमज्जा या बोन मेरो में की होता है। संख्या लगभग इसकी 1.5 लाख से 4 लाख पर mm होती हैं। कार्य की बात करें कि कार्य क्या होता है प्लेटलेट का, तो प्लेटलेट का जो कार्य है ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का बनाने का काम करती हैं। ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का बनाने का काम करती हैं। इसके बाद हम देखें तो प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ना थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है, और प्लेटलेट की संख्या में जब कमी हो जाती है तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखें तो डेंगू रोग में सामान्यतः डेंगू रोग में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, जिससे मसूड़ों में खून आता है। जब डेंगू रोग होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और मसूड़ों से खून निकलने लगता है। प्लेटलेट्स की संख्या 4000 पर mm से कम होनी क्रिटिकल संख्या कहलाती है। जब प्लेटलेट की संख्या हमारे 40,000 से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को क्रिटिकल संख्या कहा जाता है, जिससे शरीर में इस कंडीशन में क्या होता है, शरीर में लाल लाल धब्बे हो जाते हैं। इसे पुरपुरा स्टेज कहा जाता है। इस प्रकार हमने कंप्लीट ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है कि वो किस किस क्या होता है, ब्लड किससे मिलकर बना होता है, कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को या क्लास नोट्स जो नोट्स हैं हैंड रिटन वो अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक के नोट्स चाहिए। थैंक यू।